अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इन वन शॉट की सीरीज चल रही है हमारी। 4.4 एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि दो स्टूडेंट्स आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और एक इसका शार्प एज है जिसमें हमने सलाह को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, सी साग की तरह की ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जस्ट लाइक ए सी साग। तो ये आपको दोनों बैठे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको दो तरह के मोमेंट आर्म भी नजर आएंगे, डी के और डी बी। ठीक है, डी के क्यों बोला? क्योंकि एक है कमाइल और बिलाल हैं। ठीक है, ये सी साहब में बैठे हैं F9 पार्क इस्लामाबाद में और जो कमाइल है उसका वेट है 250 न्यूटन और जिस डिस्टेंस पे बैठा हुआ है दैट इज 0.6 मीटर। अब जरा गौर कीजिएगा, 0.6 मीटर जो डिस्टेंस तुम्हें गिवन है ये क्या है एक्चुअल में? अगर तुम गौर करो तो दोनों का वेट है, एक का 250 न्यूटन है, एक का 200 न्यूटन है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ये पता करना हो कि कौन सा क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको दोनों में से ये गैस करना पड़ेगा कि वेट किसका ज्यादा है। क्योंकि जिसका वेट ज्यादा होगा सबसे पहला मोमेंट या टार्क उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक, पहला मोमेंट या टार्क ज्यादा वेट की वजह से प्रोड्यूस होगा। अगर मैं दोनों पे वेट में फर्क देखूं, जो कि मेरे पास कुमाइल का जो वेट है डब्ल्यू के मुझे ग्रेटर नजर आ रहा है डब्ल्यू बी से, बिलाल के वेट से, तो अगर ये वेट जो है वो ग्रेटर है इस वेट से, तो चांस ये बन रहा है कि ये ऐसा वाला मोमेंट प्रोड्यूस करने वाला है और ये ऐसा वाला मोमेंट प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक, डेफिनेटली ये मोमेंट कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा इस सीसा के अंदर। ठीक है, सबसे पहले 200 न्यूटन नीचे को जाएगा और जब ये 200 न्यूटन नीचे को जाएगा तो डेफिनेटली ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, एक डाउन को आएगा एक अप को जाएगा, ऐसे ही है, एक अप है ना, एक डाउन। तो सबसे पहले जो कुमाइल है वो नीचे को आएगा और बिलाल ऊपर को जाएगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, ज्यादा नीचे को आएगा। ठीक हो गया, तो हम मान लें कि ये क्या है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और इसको हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, तो एक हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दूसरा हुआ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये है मेरे पास पाइवट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, जो जिसको मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरा क्योंकि मैंने इस रॉड को इस शार्प एज पे बैलेंस किया है, ये फिक्स्ड है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस कहलाता है मोमेंट आर्म। जो एक तो आपको गिवन है, कुमाइल का मोमेंट आर्म आपको गिवन है दैट इज 0.6 मीटर, एक आपको गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। बिलाल का मोमेंट आर्म फाइंड करना आपने। ये जो फासला है यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर फासला 0.6 मीटर, मोमेंट आर्म कुमाइल का गिवन। इसी पाइवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बाई दोनों के वेट है, वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या है, ट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का फासला दरकार है इस एग्जांपल के अंदर हमें। ठीक है जी, तो अगर इसके हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, वो तो कहता है सम ऑफ टाई इज इक्वल टू 0, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी बैलेंस्ड विद द क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक हो गया, डाटा समझ आ गया आपको? अप्लाई करते हैं इसके ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन तो पहले हमें इन शॉर्ट फॉर्म में कहता है समेशन ऑफ टा इज इक्वल टू 0। जितना टा है either it's a clockwise either it's anti clockwise, its sum of all torque is equal to 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इस कंडीशन को फाइनली अप्लाई करें। कैसे? मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क
एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अच्छा ये जीरो तब भी तो होगा जब एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्लॉकवाइज टार्क को बैलेंस कर देगा, तो नेट टार्क क्या हो जाएगा? जीरो। एंड दिस इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। जी, तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क की बात कर लेते हैं कुमारी की, ठीक है। इसके करेक्ट जो है अच्छा एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जरा इसकी वैल्यू देख लेते हैं। टा बाई के, ठीक है, जो टा बाई के में से जो टार्क आपके पास आएगा, ये क्या है? ये इसका फोर्स है, ये रहा इसका फोर्स W के N2, इसका मोमेंट आर्म, ये आपका ये फोर्स है, ये इसका मोमेंट आर्म है। तो मैं लिख सकता हूं W के क्रॉस D के, समझ रहे हैं? यस सर। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वही है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स यहाँ वेट है और मोमेंट आर्म यहाँ क्या है? डी के है आपके पास। वही कंसेप्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपका डी के। ठीक हो गया? सो इसको आप जस्ट वैल्यू पुट कर दें इसके पास, W 250 के न्यूटन मल्टीप्लाई डी के 0.6 मीटर। स्टूडेंट्स टा का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो एग्जैक्ट आपके पास न्यूटन मीटर बन रहा है। तो ये आपका फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज टा आ चुका है। क्लॉकवाइज टा की बात कर लेते हैं। जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, देयर इज नो डिफिकल्ट टू डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, याद रखिएगा। फिर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का फासला दरकार है dB, ये हमें नहीं पता, पर एक चीज पता है, बिलाल का वेट WB। तो हम फिर से फार्मूला लगाने लगे हैं, WB क्रॉस dB, ये हमें नहीं पता, दिस इज क्वेश्चन मार्क। बट जो चीज पता है दैट इज 200 न्यूटन मल्टीप्लाई dB इज क्वेश्चन मार्क। तो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में दोनों को, इस वैल्यू को यहां रखते हैं, इसको यहां रखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड dB क्या आता है। ठीक है, इस इक्वेशंस को जरा एम्प्लाइज करवाते हैं कुछ यहां डायग्राम के नीचे। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 250 न्यूटन क्रॉस 0.6 मीटर इक्वल टू आपके पास 200 न्यूटन क्रॉस dB। मोमेंट आर्म जो बिलाल का है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हमें पता करना है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ 250 न्यूटन क्रॉस 0.6 मीटर बाय 200 न्यूटन। लो जी, रह गया आपके पास dB, मोमेंट आर्म बाय बिलाल। तो आंसर आपके पास है इसका 0.75 मीटर। कैलकुलेटर में वैल्यूज लगाएं तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 0.75 मीटर। जी, 0.75 मीटर dB आ चुका है आपके पास। स्टूडेंट्स अगर एक चीज और देखें आप, ज्यादा मूवमेंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? अगर मैं वैसे तो यहाँ पे दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, 250 न्यूटन ज्यादा है 200 न्यूटन से, टार्क इसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट टार्क या डोमिनेंट टार्क इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि फोर्स ज्यादा है। जानते हैं ना, टार्क किस पे डिपेंड करता है? टा तो फोर्स पे डिपेंड करता है, टा तो डी पे भी डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे, लेकिन यार दोनों चीजें वेरी कर रही है, फोर्स भी वेरी कर रहा है, मोमेंट आर्म भी वेरी कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ फोर्स ज्यादा है, मोमेंट आर्म कम है, यहाँ फोर्स कम है, मोमेंट आर्म ज्यादा है। समझ आई बात? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वही चीज आ गई, फोर्स ज्यादा
मोमेंटम कम, फोर्स कम, मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम क्यों बढ़ा? जस्ट टू ओबे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। वायलेट तो नहीं करना ना हमने उस प्रिंसिपल के उसूल को। एक चीज बढ़ रही है, दूसरे को कम होना पड़ेगा ऑन द अदर साइड। ठीक, अगर इस साइड पे एक चीज कम हो रही थी, ऑन द अदर साइड वही चीज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, और इस साइड अगर कोई चीज कम हो रही है, इनवर्स जा रही है, तो ऑन द अदर साइड वही चीज डायरेक्ट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसका एसएलओ बनता ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। एसएलओ से आप परेशान होते हैं, ये एसएलओ है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एक टॉपिक दे दिया गया है, उस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से उसने पूरा प्रॉब्लम पूछ लिया आपसे, और इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड मेथड। जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड मेथड्स के होते हैं। ठीक हो गया।